क्लास, आज का मिशन ये है कि हम बिहार की खेती के भौगोलिक और मौसमी विज्ञान को गहराई से समझें। हम ये नहीं रटने वाले हैं कि कहाँ पर क्या उगता है, बल्कि ये डिकोड करेंगे कि कोई विशेष फसल उसी खास जिले में आखिर क्यों उगती है। राइट। मतलब मौसम का क्या असर होता है और हमारी जो मिट्टियां हैं वो किस तरह से राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन चला रही हैं। और ये इंजन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं क्लास, कि बिहार की 80% आबादी सीधे तौर पर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। 80%? स्टूडेंट्स, आप लोग सोचिए, हर 100 में से 80 लोग। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। हमारे पास जो ये स्लाइड 1 का डेटा है वो बताता है कि राज्य की 80% से भी अधिक भूमि पूर्ण रूप से कृषि योग्य है, मतलब एरेबल है। तो अगर बिहार एक विशाल इमारत है तो कृषि उसकी नींव है, लेकिन ये 80% जमीन का कृषि योग्य होना, ये आखिर कितनी बड़ी बात है? ये बहुत ही सटीक सवाल है क्लास। इसे आप लोग ऐसे समझिए, 80% से अधिक भूमि का कृषि योग्य होना ना हमारे राज्य के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर। जी हाँ, क्योंकि ये कोई अतिदोहन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो वरदान है जो हमारी इतनी विशाल आबादी को स्थिरता देता है। राइट। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आर्थिक उतार चढ़ाव आ जाए, ये 80% उपजाऊ जमीन ये सुनिश्चित करती है कि हमारी जो बुनियादी नींव है, मेरा मतलब है खाद्य सुरक्षा, वो कभी ना डगमगाए। ये जो 80% जमीन है ना, इस पर प्रकृति का अपना एक टाइम टेबल चलता है। बिल्कुल, अपना एक अलग ही चक्र है। हाँ, अगर हम बिहार के जलवायु पैटर्न को देखें तो यहाँ उगाई जाने वाली फसलों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है, और ये है खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जायद को हम गर्मा फसल भी कहते हैं। और क्लास, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं किया गया है। तो फिर किस आधार पर है ये? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी बीज को पनपने के लिए कितना पानी चाहिए और पकने के लिए कैसा तापमान चाहिए। मौसम ही ये तय करता है कि किसान खेत में हल कब चलाएगा। एकदम सही। तो स्टूडेंट्स, इसी टाइम टेबल की शुरुआत करते हैं खरीफ फसल से, जिसे वर्षा ऋतु की खेती भी कहा जाता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ की बुआई का समय होता है जून और जुलाई का महीना, और इसकी कटाई होती है सर्दियों की शुरुआत में, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास। राइट। अब सवाल ये है कि जून जुलाई ही क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब मॉनसून की बारिश बिहार की जमीन को भिगोती है। इन फसलों की सबसे बड़ी शर्त ही यही है कि इन्हें अत्यधिक पानी चाहिए होता है, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, धान और अरहर। और धान के खेत तो क्लास आपने देखे ही होंगे, कैसे पानी से लबालब भरे रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्लास, अगर हम बिहार के इस कृषि मैप की और गहराई में जाएं, तो मौसम विज्ञान यहाँ थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि पूरे राज्य में बारिश और मौसम का पैटर्न हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए स्थानीय जलवायु के जो छोटे छोटे बदलाव हैं, जिन्हें हम माइक्रो क्लाइमेट्स कहते हैं, उन्हें देखते हुए खरीफ फसलों को भी 2 विशेष उप प्रकारों में बांटा गया है। अच्छा, मुझे यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब आमतौर पे तो हम खरीफ को एक ही मौसम मानते हैं ना, तो खरीफ के अंदर ही ये 2 अलग-अलग टाइमलाइन क्यों चल रही हैं? क्योंकि मॉनसून का जो असर है वो पूरे राज्य में एक साथ नहीं होता। कुछ इलाकों में किसान मॉनसून की पहली फुहार के साथ ही बुआई कर देते हैं, जिसे हम भदई फसल कहते हैं। इसकी बुआई मई जून में ही हो जाती है और अगस्त तक आते आते फसल कटकर तैयार भी हो जाती है। ओह, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके बेहतरीन उदाहरण हैं मक्का और जूट। वहीं दूसरी तरफ अगहनी फसल को थोड़ा और समय चाहिए होता है। अगहनी फसल? जी, इसकी बुआई जुलाई अगस्त के मुख्य मॉनसून में होती है और कटाई नवंबर दिसंबर तक जाती है। इसमें धान, गन्ना और मुख्य सब्जियां आती हैं। ओह, अब समझ में आया मुझे। मतलब अब प्रकृति ने एक ही मौसम के अंदर किसानों को 2 अलग-अलग विकल्प दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे जरूर नोट कर लें। बिल्कुल, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब जब खरीफ या अगहनी की कटाई नवंबर दिसंबर में हो जाती है, तब तक सर्दियां आ चुकी होती हैं। और स्टूडेंट्स, यहीं से मंच पर एंट्री होती है हमारे दूसरे प्रकार की,
यानी रबी फसल की। जी हाँ, रबी फसल, जिसे हम शीतकालीन खेती कहते हैं। ठंड के शुरुआत के साथ ही यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में इन फसलों की बुआई कर दी जाती है। राइट। और जब वसंत ऋतु का अंत होता है, मतलब जब तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल के समय, तब इनकी कटाई होती है। रबी मौसम की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर और खेसारी शामिल हैं। और स्टूडेंट्स, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें खरीफ की तरह खेतों में भरकर पानी नहीं चाहिए होता है। एकदम सही। बुआई के वक्त इन्हें बस ठंडक चाहिए, और जब दाने पकने का वक्त आता है ना, तो मार्च अप्रैल की हल्की गर्मी इन्हें वो क्रंच देती है जो हम गेहूं या चने में देखते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। और क्लास, अब आता है साल का वो समय जब रबी की कटाई हो चुकी है और खरीफ की बुआई में अभी भी वक्त है। मतलब वो बीच का जो खाली समय बच जाता है। हाँ। और इसी खाली समय को भरने के लिए आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, जायद फसल, जिसे हम गर्मा फसल भी कहते हैं। क्लास, ये फसल अत्यधिक गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। राइट। ये हमारे किसानों की स्मार्टनेस का एक बहुत बड़ा सबूत है कि वे उस खाली समय में तेजी से तैयार होने वाली फसलें निकाल लेते हैं, जैसे मक्का, प्याज, महुआ और मूंग। लेकिन अब रुकिए एक मिनट, यहाँ मुझे डेटा में कुछ ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही मजेदार है। क्या दिखा आपको? स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमने अभी कहा कि गर्मा फसल में मक्का उगाया जाता है, लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले हमने चर्चा की थी कि खरीफ के भदाई प्रकार में भी मक्का उगाया जा रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है? क्या मक्का हमारे बिहार के मौसम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? बिल्कुल, आप इसे बिहार के कृषि का ऑलराउंडर कह सकती हैं। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अलग अलग मौसम के अनुकूल मक्के की विशेष किस्में विकसित की गई हैं। अच्छा जी। भदई मक्का मानसून से पहले की बारिश का फायदा उठाता है, जी। जबकि गर्मा मक्का रबी और खरीफ के बीच की जो तेज चिलचिलाती गर्मी होती है ना, उसमें सिंचाई की मदद से उस खाली समय का बेहतरीन सदुपयोग करता है। क्या बात है! मतलब जो जमीन खाली पड़ी रहती, वो मक्के की बदौलत किसान को अतिरिक्त आमदनी दे देती है। एकदम सही। ये जो छोटी छोटी बारीकियां है ना स्टूडेंट्स, यही तो भूगोल और कृषि विज्ञान को इतना दिलचस्प बनाती हैं। और हाँ, क्लास के बीच में मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हम डेटा के डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही बेहतरीन और डिटेल्ड सेशंस के लिए आप लोग शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल क्लास, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को सिर्फ छू कर नहीं निकलते, हम उसकी जड़ तक जाते हैं। चलिए क्लास, अब हम मौसम के टाइम टेबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधा जमीन पर उतरते हैं। बिल्कुल, चलिए। अब हम विश्लेषण करेंगे बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का। जी। और ये देखेंगे कि राज्य के किस जिले ने किस फसल में अपनी मास्टरी हासिल की है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल से, जो है धान यानी चावल। अगर हम बिहार के कृषि आंकड़ों को देखें तो धान का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिले में होता है। रोहतास के बाद औरंगाबाद भी धान के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन इसी डेटा में एक कॉन्ट्रास्ट भी है। वो क्या है? धान का सबसे कम उत्पादन बेगूसराय में होता है। मतलब रोहतास टॉप पर है और बेगूसराय सबसे नीचे। इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसी कड़ी में धान के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है गेहूं। और क्लास, गेहूं के मामले में एक ऐसा राष्ट्रीय तथ्य है जिस पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? गेहूं उत्पादन में हमारा बिहार पूरे भारत देश में 6ठे स्थान पर है, 6th रैंक। वाओ, पूरे देश में 6ठा स्थान! स्टूडेंट्स, ये वाकई हमारे राज्य के किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। और अगर हम राज्य के भीतर देखें ना, तो गेहूं के उत्पादन में भी रोहतास ही सर्वाधिक उत्पादन के साथ नंबर 1 पर बैठा है। राइट। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रोहतास धान में भी चैंपियन है और गेहूं में भी चैंपियन। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में भी गेहूं प्रमुखता से होता है। और अगर हम सबसे कम उत्पादन की बात करें तो गेहूं का सबसे कम उत्पादन अरवल जिले में होता है। जी। रोहतास की जो मिट्टी है और वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है, वो इन दोनों प्रमुख फसलों को भारी सपोर्ट देती है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने सेशन के बीच में उठाया था। कौन सा सवाल? मक्के वाला। हाँ, हमारी तीसरी सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल मक्का है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार जिले में होता है। अच्छा। लेकिन असली कहानी बेगूसराय की है। हाँ, स्टूडेंट्स, अब आता है आज की क्लास का सबसे बड़ा आहा मोमेंट। बिल्कुल। हमने अभी पढ़ा कि बेगूसराय में धान का उत्पादन पूरे राज्य में सबसे कम होता है। जमीन मानो धान उगाने से साफ माना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद अत्यधिक उत्पादन के कारण बेगूसराय जिले को पूरे राज्य के मक्के का घर के रूप में जाना जाता है। तो मैं सच में ये समझना चाहती हूँ कि
जो जमीन धान के लिए इतनी कमजोर है वो मक्के के लिए इतनी ताकतवर कैसे बन जाती है? इसका पूरा श्रेय जाता है क्लास वहां की मिट्टी की केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री? जी, बेगूसराय के क्षेत्र में बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। धान को खेतों में ठहरा हुआ पानी चाहिए होता है, जो शायद वहां की भौगोलिक स्थिति में उतना अनुकूल ना हो। राइट। लेकिन ये जो बल सुंदरी मिट्टी है ना, ये मक्के की फसल के लिए एक प्राकृतिक वरदान मानी जाती है। इसमें नमी रोकने और जड़ों को पनपने का जो संतुलन है वो मक्के के लिए एकदम परफेक्ट है। ओह! धान के लिए जो परिस्थितियां माइनस में थी, वही मक्के के लिए इतनी बड़ी प्लस बन गई कि बेगूसराय मक्के का घर ही बन गया। मतलब अगर जमीन एक रास्ते के लिए दरवाजा बंद करती है तो दूसरे रास्ते के लिए पूरा हाईवे खोल देती है। ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अब हम राज्य की कुछ अन्य प्रमुख फसलों और उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग पर बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आगे के आंकड़े आपको और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जी, अगर हम मोटे अनाजों की बात करें क्लास, तो सबसे पहले नाम आता है जौ का। आपको जानकर खुशी होगी कि जौ उत्पादन में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। सेकंड रैंक? क्या बात है। राज्य में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण इसमें सबसे आगे हैं, और साथ ही वैशाली में भी इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। पूरे देश में दूसरा स्थान। लेकिन रुकिए, मेरा जो सबसे पसंदीदा डेटा है ना, वो रागी यानी मड़ुआ को लेकर है। हाँ, वो डेटा तो बहुत ही शानदार है। स्टूडेंट्स, जरा इस बात की गहराई को समझिए। देश भर में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होता है। बिल्कुल। मतलब हम पूरे भारत में नंबर 1 है, और हमारे राज्य के भीतर ये विशेषकर सारण और सिवान जिलों में होता है। इसके अलावा गोपालगंज और वैशाली जिले भी इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है क्लास। जौ में हम पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं और रागी में पहले स्थान पर। आज जब पूरी दुनिया मिलेट्स या मोटे अनाजों की तरफ लौट रही है, उनके स्वास्थ्य लाभों को समझ रही है, तब ये डेटा हमें बताता है कि बिहार की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो भविष्य के लिए कितनी मजबूत स्थिति में है। एकदम सही बात है। आगे बढ़ते हैं ज्वार और गन्ने की तरफ। स्टूडेंट्स, बिहार में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन मुख्य रूप से भोजपुर और रोहतास जिलों में किया जाता है। राइट। लेकिन जब बात गन्ने की आती है ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक पैटर्न दिखाई देता है हमें। जी हाँ, गन्ना उत्पादन में भी बिहार देश में एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन राज्य के भीतर अगर हम देखें क्लास, तो गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिला पूर्ण रूप से प्रथम स्थान पर काबिज है। पश्चिमी चंपारण का पूरा बेल्ट गन्ने की खेती के लिए एक हब की तरह काम करता है। इन आंकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही शानदार पैटर्न उभर कर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, पश्चिमी चंपारण गन्ने में टॉप पर है, सारण और सीवान रागी में टॉप पर हैं, और रोहतास धान और गेहूं में टॉप पर है। राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर जिले ने अपने माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से अपनी एक अलग स्पेशलिटी तय कर ली है? 100%। यही तो भौगोलिक विविधता का असली सौंदर्य है। एक ही राज्य के भीतर आपको इतनी तरह की मिट्टियां और मौसम मिलते हैं कि हर जिला किसी न किसी खास फसल का विशेषज्ञ बन जाता है। बिल्कुल। और यही विशेषज्ञता मिलकर उस 80% कृषि भूमि को एक अजेय अर्थव्यवस्था में बदल देती है। अजेय अर्थव्यवस्था। और स्टूडेंट्स, इस अर्थव्यवस्था को जो चीज सबसे ज्यादा आर्थिक मुनाफा देती है ना, वो है स्वाद, मेवे और हमारी नकदी फसलें, यानी कैश क्रॉप्स। जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस सेशन के सबसे स्वादिष्ट और कमर्शियल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल मिर्च की। बिहार में लाल मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से पटना, गया, दरभंगा और बक्सर जिलों में होता है। लेकिन इसके बाद जो जानकारी हमारे पास है क्लास, वो इस सेशन का एक और बहुत बड़ा हाईलाइट है। हाँ, मखाने वाला डेटा। बिल्कुल। बात करते हैं मखाना की। क्लास, ये एक ऐसा तथ्य है जो हर बिहारी को पता होना चाहिए। पूरे भारत में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होता है। वाह! ये हमारी एक तरह की मोनोपोली है राज्य के भीतर। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दरभंगा, मधुबनी और कटिहार। ये फैक्ट मुझे हमेशा चौंकाता है। मतलब अगर कोई मुंबई में, दिल्ली में या बैंगलोर में मखाना खा रहा है ना, तो इसकी भारी संभावना है कि उस मखाने का सफर हमारे दरभंगा या मधुबनी के किसी तालाब से ही शुरू हुआ हो। एकदम सही। ये हमारे किसानों के लिए कितना बड़ा आर्थिक अवसर है। बिल्कुल है। और क्लास, फलों की दुनिया में भी हमारा राज्य पीछे नहीं है। अगर हम फलों के कुल उत्पादन की बात करें, तो बिहार में सर्वाधिक हिस्सा केले का होता है। केले का? जी। राज्य के कुल फल उत्पादन का 36% हिस्सा सिर्फ केले का है। 36%। स्टूडेंट्स, ये सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब ना मैं एक ऐसी फसल का नाम लेने जा रही हूँ
जिसे सुनकर शायद आप लोग चौंक जाएं। वो क्या है? चाय बागान। स्टूडेंट्स, अक्सर हम सोचते हैं कि चाय का मतलब सिर्फ असम या दार्जिलिंग है, लेकिन हमारे बिहार में भी चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। जी हाँ। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी चाय की खेती होती है। और ऐसा इसलिए क्लास क्योंकि किशनगंज और उत्तर पूर्वी बिहार का जो इलाका है ना, वो दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। अच्छा, तो उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। वहाँ की मिट्टी का ढलान और बारिश का जो पैटर्न है ना, वो चाय की खेती के लिए एकदम उपयुक्त माइक्रो क्लाइमेट तैयार करते हैं। क्या बात है। और स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारी उन फसलों पर जो सीधे तौर पर राज्य के कमर्शियल सेक्टर को चलाती हैं, यानी हमारी नकदी फसलें, तंबाकू और जूट। तंबाकू उत्पादन में बिहार देश में बहुत प्रमुख स्थान रखता है। अगर आप मैप पर नजर दौड़ाएंगे ना, तो इसकी खेती मुख्य रूप से गंडक नदी की पूर्वी सीमा पर होती है। इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया जिले शामिल हैं। और कमर्शियल फसलों में जूट का महत्व भी बहुत अधिक है। क्लास, जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। राइट। पर्यावरण के बढ़ती जागरूकता के कारण जूट की मांग हमेशा बनी रहती है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो पूर्णिया का नाम हमने कई बार सुना। हाँ, कई बार आया है। पूर्णिया चाय में भी शामिल है, पूर्णिया तंबाकू में भी है, और जूट में तो सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में ही हो रहा है। तो क्या हम पूर्णिया और उसके आसपास के क्षेत्र को बिहार की नकदी फसलों का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब कह सकते हैं? अगर हम आंकड़ों के चश्मे से देखें ना, तो बिल्कुल कह सकते हैं। पूर्णिया की जो भौगोलिक स्थिति है, वो उसे इन सभी नकदी फसलों को उगाने के लिए एक बेहतरीन सेंटर बनाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज के इस डीप डाइव सेशन के सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जी। हमने वर्तमान तो देख लिया, लेकिन बिहार में कृषि का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? कृषि रोड मैप 3 के अनुसार वो दिशा है जैविक कृषि, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। और क्लास, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। कृषि रोड मैप 3 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसे अत्यधिक प्रमुखता से रखा गया है, क्योंकि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जो नुकसान हमारी मिट्टियों को हुआ है ना, उसकी भरपाई का एकमात्र रास्ता अब जैविक खेती ही है। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। जमुई जिले में स्थित केडिया गांव की जो कहानी है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। केडिया गांव ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिस पर पूरे राज्य को गर्व होना चाहिए। ये गांव पूरी तरह से रसायन मुक्त होकर बिहार का पहला जैविक गांव बन गया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। केडिया गांव का पहला जैविक गांव बनना पूरे बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है क्लास। राइट। ये साबित करता है कि हम बिना खतरनाक यूरिया या रसायनों के भी अपनी जमीन से बेहतरीन फसल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस धमाकेदार सेशन में हमने बिहार की कृषि व्यवस्था के हर एक भौगोलिक और मौसमी पहलू को गहराई से समझा है। जी। हमने देखा कि कैसे बेगूसराय की मिट्टी मक्के को पालती है, कैसे दरभंगा मखाने का सरताज है, और कैसे केडिया गांव भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। और क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देना चाहूंगा। जरूर बताइए। आज हमने सेशन की शुरुआत में देखा था कि बिहार की 80% से अधिक भूमि पूरी तरह से कृषि योग्य है, और अभी अंत में हमने देखा कि जमुई का केडिया गांव 100% केमिकल फ्री बन चुका है। तो जरा सोचिए क्लास, अगर केडिया गांव का ये सफल जैविक मॉडल हमारी उस पूरी 80% उपजाऊ भूमि पर फैल जाए, तो क्या आने वाले कल में बिहार पूरे भारत की जैविक खेती की राजधानी नहीं बन सकता? वाओ! इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक गूज़बम्स देने वाला विचार है। स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब और आपकी राय आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो और इस तरह गहराई से चीजों को समझना अच्छा लगा हो, तो शिक्षा स्टोर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि रागी, मखाना या मक्के में से कौन सा डेटा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। जी। अगर आपको इस वीडियो के हस्तलिखित नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए, तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।